जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है पड़वाह। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद में जा चुके थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से सब लोग थक चुके थे। आज छोटी बेटी परी की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल के थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू पूनम और छोटी बेटी परी रसोई में अपना काम निपटाकर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वहीं रुक गई और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए पूनम जाकर अपने पति आकाश को जगा लाई। आकाश ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज आई, मैं। शायद जो कोई दरवाजे पर था रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर आकाश ने अपनी छोटी बहन परी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। परी अंदर गई और अपने पिता महेश जी को जगाकर ले आई। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। आकाश और महेश जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में कविता जी भी आ गई और महेश जी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही कौन है और यूं हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अब शकुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिर महेश जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे शिल्पा। उनके मुंह से शिल्पा नाम सुनते ही कविता जी और आकाश दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बड़ी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कविता जी की रुलाई छूट गई। हाय, मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? तब तक आकाश ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो। क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले शिल्पा को अंदर तो लेकर आओ। अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगर बन जाएगा। आखिर आकाश और कविता जी शिल्पा को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक शिल्पा थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ। वो पति नहीं है, शैतान है। वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वह जोर जोर से रो रही थी। महेश जी कुछ कहने को हुए तो कविता जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक कविता जी उसे चुप कराती रही। जब शिल्पा चुप हो गई तब कविता जी ने पूछा, बेटा क्या बात हुई है? आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? कविता जी के इस सवाल से शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज परी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदे दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त आकाश कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए हैं, तो वो अभी अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके दामाद ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से जबान लड़ा रही हूँ। माँ, मुझे उन लोगों ने जब मुझे मार मार कर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, कविता जी ने कहा। तभी अचानक से महेश जी की आवाज गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है।
कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आई। अब क्या बैठ करके मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा। अपने पापा की आवाज़ सुनकर शिल्पा और घबरा गई। इधर कविता जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर महेश जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली बेटी को। अब ये ससुराल की हो चुकी, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी वजह से ये अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधी जी और दामाद जी को। ये कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लार लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी। कहकर महेश जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही महेश जी ने शिल्पा के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफी मांगी। तब उनकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर महेश जी ने एक नज़र गुस्से में शिल्पा की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए बोले, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं। पर समधन जी, इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने के बूंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। महेश जी पहले तो कुछ मिनट के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा। परी की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से दे दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और फिर कुटिलता से मुस्कुराए हुए धीरज भी बोला, पापा जी, आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या। सुना है इस बार आप अपने नए जवाई को बाइक देने वाले हैं। मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। धीरज की बात सुनकर कविता जी और आकाश के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं महेश जी बाइक के लिए हाँ ना कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी महेश जी बोले, दामाद जी, उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाएं। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी। शादी को कुछ दिन ही बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर धीरज ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए। परी की शादी के बाद ही सोचेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, अभी परी की शादी हो जाने दीजिए। जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। महेश जी ने हाथ जोड़कर कहा। शिल्पा अपनी नम आंखों से यह सब देख रही थी। वो अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पालने में डालने में लगे हुए थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक परी की शादी नहीं हो जाती आप शिल्पा को यहीं रख लीजिए। परी की शादी के बाद देखेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोक लाज की, तो कह दीजिएगा कि परी की शादी की तैयारी करवाने के लिए ये यहाँ आई हुई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस अब हम चलते हैं। कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में महेश जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में जरूर आइएगा। मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए शिल्पा के ससुराल वाले रवाना हो गए। महेश जी ने खा जाने वाली नजरों से शिल्पा की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने।
अपने ससुराल से रातों रात भागकर आ गई। हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए। आप क्या इसके पीछे ही पड़ गए? कविता जी ने कहा तो महेश जी उनके ऊपर भी चिल्ला पड़े। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये। खैर, आस पड़ोस में सबको कह दिया गया कि शिल्पा अपनी बहन परी की शादी की तैयारियों के लिए आई है और सब इन बातों को छोड़कर परी की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब महेश जी ने शिल्पा को ताना ना मारा हो। 20 दिन बाद परी की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले भी महेश जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे शिल्पा में बदलाव आने लगे थे। अब वह अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी। पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन धीरज और उसकी मम्मी परी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। कविता जी और महेश जी जबरदस्ती शिल्पा को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो धीरज ने उसे देखकर तंज कसा। यह मायके में रहकर आ गई अकल ठिकाने या अभी भी अकल ठिकाने आना बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी। पर महेश जी और कविता जी हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। शिल्पा अपमान का घूंट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ ही बार बार शिल्पा को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। शिल्पा की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए। पर कविता जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का वक्त आया। दुल्हन के विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह, अब जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर पर कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी अपने बेटे धीरज के साथ महेश जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। महेश जी ने प्रश्नवाचक नजरों से कविता जी की तरफ देखा तो उन नजरों को तारते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण निकले, तभी हम उसे लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है, समधन जी ने कहा। और रिश्तेदारों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। आखिर शिल्पा की बुआ ने पूछा, भैया समधन ये किस बारे में बात कर रही है? महेश जी नजरें झुकाए बैठे हुए थे तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही हैं? आप अपनी भगोरी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समधन जी यह क्या कह रही है? क्या हुआ शिल्पा के ससुराल में? एक बार बताइए तो सही। बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है। पहले हमें हमारी विदाई बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप। उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर महेश जी ने शिल्पा को बुलाया। जब वह बाहर निकल कर आई तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। ना मांग में सिंदूर, ना ही गले में मंगलसूत्र था, ना हाथों में चूड़ी और ना ही पैरों में बिछिया थी। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर महेश जी गुस्से में आग बबूला हो गए। पर उससे पहले उनकी समधन जोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को। लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं पर इसकी हरकतें देखो। सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ ना उठाए तो क्या करे? तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने हमें अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया? यही सब दिखाने के लिए रोक रखा था। शिल्पा क्या हरकत है ये?
ये कैसे उठकर चली आई तू? कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? महेश जी के चिल्लाने पर कविता जी शिल्पा के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा, ढंग से तैयार होकर आ। सुहागन है तू, सुहागन की तरह तैयार हो। ये कैसे बाहर आ गई? सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। कविता जी का हाथ छुड़ाते हुए शिल्पा बोली, हाय राम, ये क्या कह रही है ये बेशर्म? मेरे बेटे के जीते जी ये औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। उन्हें देखकर शिल्पा चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना हो तो ही अच्छा है। और वैसे भी आज मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। शिल्पा ने वो पेपर धीरज के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रहे तलाक के पेपर। तू जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए, जो बीवी को बीवी नहीं समझता। शिल्पा क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई है? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। शायद पागल तो मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर बार ये लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते। क्यों करूं मैं आपकी इज्जत की परवाह? बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या है? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं, तो मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह करूं? शिल्पा ने कहा तो कविता जी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। महेश जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और मैं हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर महेश जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गए। समाज बड़ा तुम्हें इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिताने की बात कर रही है। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। धीरज ने कुटिलता से कहा तो शिल्पा ने उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल की नौकरी छोटी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से जी तो पाऊंगी। और आटे दाल के भाव की बात तुम तो मत ही करो तो अच्छा है। जो छोटी छोटी चीज के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह उठाकर चले आते हैं। कम से कम अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। यूं फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में धकेली नहीं जाऊंगी। और इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूंगी। एक फूटी कौड़ी ना दूं तो मैं। समझती क्या है अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। शिल्पा की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से पैसे निकलवाऊंगी। पर अब तो मैं अपने पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। शिल्पा की बात सुनकर उसकी सास और धीरज तुनकते हुए वहां से निकल गए। वहीं शिल्पा भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद शिल्पा का तलाक हो गया और उसने अपने भरण पोषण के लिए धीरज से एक मुश्त राशि भी ली। आज शिल्पा हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।